इस वक्त हम मौजूद हैं पीजीआई के अंदर और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पीजीआई के डायबिटिक विशेषज्ञ जो हैं एचओडी हैं डॉक्टर अनिल बंसाली जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वर्ष 2021 इसकी शुरुआत में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन आने जा रही है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या क्या सावधानियां, क्या क्या किस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए, सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वर्ष 2021, क्योंकि 2020 बहुत कड़वे अनुभव रहा, कोरोना कोविड सब चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों में अब वैक्सीन आने के संकेत मिल रहे हैं, तो वैक्सीन की क्या संभावना है और कब तक? तो पहले तो आप सभी को 2021 आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं हों, क्योंकि 2020 में जो हमने कष्ट झेला है तो पूरी दुनिया ने उस कष्ट को झेला है। तो मैं प्रार्थना करूंगा भाई ईश्वर से और कि हमें इस कष्ट से तुरंत मुक्ति मिले। और इस दिशा में वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जो हमारे देश के, दुनिया के देशों में और काफ़ी प्रयास किए हैं और बहुत ही कम समय में वैक्सीन का निर्माण किया है। आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि फाइजर का वैक्सीन आया है, मॉडर्ना का वैक्सीन आया है और ऑक्सफोर्ड और हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन आया है। तो ये जो कोविशील्ड है, इस तरह से कई वैक्सीन अब उपलब्ध है। हालांकि पूरी दुनिया को देखते हुए वैक्सीन हो सकता है कम पड़े, परंतु उम्मीद ये है कि वैक्सीन आ गया है और बहुत सारे जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको यूज़ करने का अनुमति दिया है। और कल भी आपने खबर पढ़ा होगा कि कोविशील्ड को ब्रिटेन ने कर दिया, तो हिंदुस्तान में भी उसकी बहुत अप्रूवल होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सुखद समाचार है और बहुत बड़ा राहत है कि वैक्सीन आने के कारण कम से कम जो मरीज़ ख़ास रिस्क पर हैं उनको, और जो ख़ास इस बीमारी से शिकार हुए हैं काफ़ी समय तक, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उन सब के लिए वैक्सीन बहुत कामयाब होगा। और मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन निश्चित रूप से काम करेगा। और मैं तो हर आम आदमी से अपील करूंगा कि वैक्सीन लगाने में किसी भी तरह का हिचक नहीं दिखाएं। वैक्सीन आप ज़रूर लगवाइए, बिना हिचक के लगवाइए, क्योंकि लोगों ने कहा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ही कम हैं, बहुत ही माइनर हैं, उनको इग्नोर किया जाए। क्योंकि कोरोना होना वर्सेस साइड इफ़ेक्ट होना, कोरोना होना कहीं ज़्यादा खतरनाक है, वो आपको मृत्यु की तरफ ज़्यादा आसानी से ले जाता है बजाय कि साइड इफ़ेक्ट की। तो मेरी राय में वैक्सीन जैसे ही हमारे देश में कार्यक्रम शुरू होगा, हो सकता है ये फेजेज़ में लगे, कोई बात नहीं, परंतु जिसको भी मौका मिले, जिसको भी जिस फेज़ में उसका कार्यकाल आता हो, उसमें ज़रूर इस वैक्सीन को लगवा के इस देश को, विश्व को कोरोना मुक्त बनाने का कोशिश करें। सर, कब तक संभावनाएं मतलब लग रही हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं, हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव अरोड़ा जी, उन्होंने इंडिकेट किया था कि तीसरे सप्ताह तक संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं, अब मुझे लगता है जनवरी में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज डीसीजीआई का जो कल मीटिंग हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले वैक्सीन को अनुमति देने का बात किए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जनवरी के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो मुझे यानी संक्रांति से मानिए, हमारे लिए शुभ दिन होता है, हिंदुस्तान की परंपराओं के लिए संक्रांति से शायद शुरू हो जाए। सर, अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जाए, कोरोना के दौरान हम बार बार आपको तकलीफ देते रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, तो अब इस स्टेज के ऊपर क्योंकि अनलॉक पीरियड चल रहा है, भीड़, रैलियां, गैदरिंग, बाज़ारों में रश, ये सब चल रहा है, तो क्या सजेस्ट करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए? ऐसा है धनी साहब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा कोरोना होता है, डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और अब जो हमारा डेटा जो पीजीआई का भी निकला है, उसके अंदर करीब 30 से 35% लोग जिनको कोरोना हुआ है, जो अस्पताल में दाखिल हुए हैं, उनमें डायबिटीज़ करीब 1/3 लोगों में था। तो कहने का तात्पर्य है कि डायबिटीज़ वालों मरीजों में कोरोना ज़्यादा और कोरोना ज़्यादा सीवियर होता है। ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि किसी भी कारण से यदि आपका अस्पताल में दाखिला होना पड़ता है, ख़ास तौर से जब आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन सेचुरेशन की मात्रा कम हो जाती है, उस दरमियान कई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्टीरॉइड्स ख़ास तौर से दिए जाते हैं। स्टीरॉइड देने की वजह से आपका शुगर एकदम जंप करता है। जो शुगर पहले 100, 150, 200 चलता है, वो अचानक 300, 350, 400 तक पहुंच जाता है। तो ये स्टीरॉइड का इफेक्ट है, परंतु स्टीरॉइड लगाना भी आवश्यक है, क्योंकि आपके कोविड से जो होने वाली सांस की तकलीफ़ है, फेफड़े में जो तकलीफ है, उसको रोका जा सकता है। तो उस समय पीजीआई में जो दाखिल होते हैं या और जो बाहर कहीं भी दाखिल हों, वो इंसुलिन को एक तो मॉनिटरिंग बहुत ज़बरदस्त करें। आप दिन में कम से कम 4 या 5 बार अपना शुगर करें, इंसुलिन को दिन में 4-5 बार लगाएं आप, जैसे आपके डॉक्टर साहब जैसे सजेस्ट करें।
तो ये यदि हम चीज़ों का ध्यान रखें और शुगर को कोशिश करेंगे टारगेट करें कि हमें इतना शुगर अपना खाने के बाद 180 से कम और खाने के पहले हमें 90 से 130 के बीच में रखना है, तो मुझे लगता है कि फिर आप यदि अपनी शुगर को ठीक रखते हो तो आपका रिकवरी फास्ट होता है, स्टीरॉइड से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। और तो की जो मूल मंत्र ये है कि अपना एक तो मॉनिटरिंग बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए कि दिन में कम से कम 5 से 7 बार शुगर करें। इंसुलिन कम से कम 4 से 5 बार आपको इंसुलिन लगेगा वो लगाइए। और जिन लोगों का बीमारी माइल्ड है, यानी जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, जिनको स्टीरॉइड नहीं दिए हैं, ऐसे लोग घर पे अपना मॉनिटरिंग करें, अपनी दवाइयों को बढ़ाएं घटाएं उस हिसाब से, ताकि उनका शुगर बिल्कुल ठीक रहे। तो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि नहीं मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको अपनी शुगर का पता नहीं चलेगा। तो शुगर की मॉनिटरिंग करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह के संपर्क में रहें। और जो लोग अस्पताल में दाखिल हैं उनके लिए शायद दिक्कत नहीं, पर फिर भी हमने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो कई अस्पतालों में दाखिल थे, जिनका शुगर बहुत बढ़ा, रिकवर हो गए, उसके बाद में उनका बहुत लंबा समय उनको बीमारी झेलना पड़ा, कष्ट। तो मेरी राय में कि शुगर को यदि आप बीमारी के दौरान भी अच्छा रखते हैं तो आपका बीमारी से रिकवरी फास्ट होता है, आपकी मृत्यु होने की चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, आपके ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस तरह से, और आप अपने को बचा सकते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीजों को ख़ास तौर से इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटरिंग और अपने डॉक्टर की सलाह पे चलें। सर, डायबिटिक पेशेंट जो हैं अगर कोविड के शिकार हो जाते हैं तो उनको और कौन कौन सी बीमारियां लपेटे में ले सकती हैं? अभी एक नया बीमारी आया है, बीमारी तो पुराना ही है, परंतु डायबिटीज़ के मरीजों में आपने गुजरात से कुछ पढ़ा होगा कि गुजरात में कुछ लोगों को डायबिटीज़ के दौरान जब कोविड हुआ उनको स्टीरॉइड्स दिए गए। उस स्टीरॉइड देने के कारण उनको एक फंगस बीमारी हुआ जिसको हम कहते हैं ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। वो ब्लैक फंगस ने, और ख़ास तौर से जब वो नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, गले के माध्यम से जब आपके शरीर में पहुंचती है तो ब्रेन तक पहुंच जाती है, और वो आपकी जो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं जो आँख को रेगुलेट करती है, आँख के मूवमेंट को रेगुलेट करती है, उनको नष्ट कर देती है। उस नष्ट होने की वजह से आपकी आँख की रोशनी चली जाती है। तो ये जो ब्लैक फंगस का बीमारी है जो ज़्यादा बढ़ा है, और ख़ास तौर से कोविड, ये कोविड के कारण नहीं है। कोविड में जो स्टीरॉइड्स लगाए गए, और कुछ लोग स्टीरॉइड का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जहाँ पे स्टीरॉइड नहीं देने की आवश्यकता वहाँ भी लोग स्टीरॉइड लगा देते हैं। वो नहीं लगाना चाहिए। स्टीरॉइड केवल तभी लगाना चाहिए जब आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से कम। यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से ऊपर रहता है तो आपको स्टीरॉइड और रेमडेसिविर दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो परंतु कुछ लोग फिर भी ये लगा देते हैं, और उस लगाने की वजह से उनको ये ब्लैक फंगस वाला बीमारी हुआ है। तो हमारे पास भी पीजीआई के अंदर भी कुछ मरीज आने लग गए हैं जिनको स्टीरॉइड लगा और ये ब्लैक फंगस वाला बीमारी हुआ। अल्टीमेटली हमें 1-2 मरीजों का आँख भी निकालना पड़ा बाहर, क्योंकि आँख ख़राब हो गया। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये फंगस जो ब्लैक फंगस है, ये आपका ज़िंदगी में एक तरह से कालापन ले आती है, क्योंकि नाक, मुंह और आँख, ये तीनों इसको, और कई बार ये ब्रेन में भी घुस जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, शुगर का कंट्रोल आप अपना अच्छा रखें। तीसरा, और जिनको अन्य बीमारियां हैं, क्योंकि यही नहीं केवल शुगर की बीमारी हो, जिनको हार्ट का बीमारी रहा है, जिनके स्टेंट लगे हैं, जिनको गुर्दे का बीमारी है, या जो डायलिसिस पे हैं, या जिनको लीवर का बीमारी है, ऐसे सब मरीज भी अपना अपने डॉक्टर के संपर्क में रह के अपनी जो मूल बीमारियां हैं उनका इलाज अवश्य करें। कोविड उन बीमारियों को बढ़ा के आपको मृत्यु की तरफ अग्रसित करता है, इसलिए डायबिटीज़ नहीं, डायबिटीज़ के अलावा कोई भी आपको यदि क्रोनिक डिजीज़ है आप उसका भी ज़रूर केयर करें, क्योंकि तभी आप इस कोविड से मुक्ति पा सकते हैं। अगर सर बात की जाए ब्रिटेन में, लंदन में जिस प्रकार से अब कोविड-19 का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप, इससे खतरनाक वायरस मिला है, भारत में भी कुछ उसके मरीज पाए जा रहे हैं, तो इन खतरों को देखते हुए क्या लोगों से आप कहेंगे बतौर डॉक्टर? आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये वायरस का जो म्यूटेशन होना है ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये अभी जो मिला है ब्रिटेन में, उसका जो बताया कि उसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ये चिंताजनक बात है। हालांकि उससे सीवियर डिजीज़ नहीं हुआ है, ये सुखद बात है। परंतु इतना मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी जब तक वैक्सीन सबको आसानी से नहीं लग सकता, वैक्सीन लगने में यदि हमारे पूरे देश में 70% लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाए, 70% का मतलब हो गया कम से कम 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कम से कम 4-5 साल लगेंगे। तो ये अभी संभव नहीं होगा किसी भी हालत में, इसलिए मास्क हमेशा लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, और जो भी प्रिकॉशंस जितना आपके जो डॉक्टर बताते हैं उनको बनाए रखें। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये हमेशा बनाए रखें कम से कम। और क्योंकि ये जैसे यदि आप स्पेनिश फ्लू की बात भी करें जो 1918 में हुआ था, उसके अंदर भी जाने में उसको कम से कम 3 से 4 साल लग गए थे।
तो ये फ्लू रहेगा दो एक साल तक। वैक्सीन से इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, और वैक्सीन सबको आसानी से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वैक्सीन की उपलब्धता, वैक्सीन का स्टोर, वैक्सीन को लगाना, वैक्सीन को पहुंचाना, और सही व्यक्ति को वैक्सीन सही टाइम पे लगना, कई सारे इश्यूज़ हैं। पर फिर भी कई सरकार हमारी बहुत प्रयास कर रही है, सरकार में एक दिशा है, और मुझे लगता है कि हम लोग सभी जन सहयोग करके, डॉक्टर सब सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, परंतु मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलें, ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, क्योंकि पीजीआई एक ऐसा संस्थान है जिस पर कम से कम 7-8 राज्य पूरी तरह डिपेंड करते हैं, और उसमें अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, कहीं का भी होता है, वो आपका नाम डॉक्टर अनिल बंसाली, एक ऐसा विश्वास लोगों को है कि आप तक पहुंच जाएं तो कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में पहुंच गए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, अब अनलॉक पीरियड है, तो ओपीडीज़ की क्या स्थिति है? डायबिटिक पेशेंट क्या आ जा सकते हैं, या उनको काउंसलिंग कैसे की जाती है? धन्यवाद आपकी बहुत बहुत प्रशंसा के लिए। इतना मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो टेली कंसल्टेशन हमारे यहाँ चल रहा था, पर नवंबर के महीने से फिजिकल ओपीडी शुरू हुआ है। टेली कंसल्टेशन के 2 दिन के दौरान जिस भी व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा ये तबीयत ख़राब हो रहा है और मैं हॉस्पिटल में दिखाना चाहता हूँ, या जिसको हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है, उसको फिर हम अपने ओपीडी के दिन बुलाते हैं। पर अभी आने वालों की संख्या करीब 50 मरीज से ज़्यादा नहीं होती। तो प्रतिदिन जैसे हमारे पास पहले 1000 मरीज आते थे, तो वैसा तो नहीं है, पर अभी 50 मरीज हमारे पास आते हैं। और उन 50 मरीजों में जिन लोगों को ख़ास तौर से कोई ना कोई शिकायत है या जिनको फिज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, उनको हम बुलाते हैं। तो टेली कंसल्टेशन चलता है 2 दिन, जिसमें करीब 500-600 मरीज आते हैं हमारे पास, और बाकी फिजिकल ओपीडी होता है जिसके अंदर केवल 51 लोग आते हैं। तो जिनको भी समस्या है वो पीजीआई के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के और वो आ सकते हैं। आने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर भी किसी को लगता है कि बहुत अर्जेंट है, दिखाना है, टेली कंसल्टेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो सीधा इमरजेंसी में आते हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होते हैं, वो देख के उनका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये हैं डॉक्टर अनिल बंसाली, जाना पहचाना नाम है उत्तर भारत, पूरे भारत तथा विश्व में। अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जाए, एक विश्वास इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए लोग यकीन कर कर इन तक पहुंचते हैं। और इन्होंने विस्तार से चर्चा की, और जिस प्रकार से इन्होंने डायबिटिक पेशेंट जो है उनको साथ में और बीमारियां किस तरह से लपेटे में ले सकती हैं, किन से सावधान रहना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से पंजाब केसरी के दर्शकों को एक्सक्लूसिवली बताया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।